नमस्कार, मैं हूं रजत और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश से हम बात करेंगे देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग पर। हम आपको बता दें कि स्वामी अग्निवेश ने कोटा में अपने महत्वपूर्ण समय में से एसटीएन को खास बातचीत के लिए समय दिया है। स्वामी अग्निवेश के बारे में यदि ये कहा जाए कि वे इस देश की समस्याओं और उनकी जड़ों के बारे में गहरी समझ रखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। फिलहाल स्वामी अग्निवेश अन्ना हजारे टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि इस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर एक लंबी जंग का ऐलान अन्ना कर चुके हैं। अन्ना के आंदोलन के आधार स्तंभ स्वामी अग्निवेश के बारे में यह बताना चाहूँगा कि आपने करीब 40 साल पहले संन्यास धारण कर लिया था। मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले स्वामी अग्निवेश ने हरियाणा को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना। आज वही शख्सियत आज हमारे बीच है, देश की जानी मानी शख्सियत स्वामी अग्निवेश। इनसे हम बात करेंगे। हमारे खास मेहमान से विशेष मुलाकात में हम बात करेंगे बदलाव की बयार पर। बदलाव की बयार साथियों इसलिए कि अन्ना के इस आंदोलन को लेकर के ये माना जा रहा है कि यदि देश में मजबूत लोकपाल होगा तो शायद इस देश की तस्वीर और तकदीर भी बदल देगा। क्या इसी के साथ साथ एक सवाल और भी उठता है कि क्या लोकपाल ही एकमात्र उपाय है, या कहाँ गए हुए हैं मसले जिन्हें आम जन को लील रखा है? कहाँ है गरीब का अधिकार? और इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर होगी साफ सुथरी बात स्वामी अग्निवेश जी से। हम स्वागत करते हैं स्वामी अग्निवेश का हमारे स्टूडियो में। स्वामी जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, पिछले 2-4 दिन से जो हम मीडिया के अंदर दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये लगातार आ रहा है कि अन्ना टीम के कुछ सदस्यों के बीच में मतभेद हैं। आपने क्या ये कहीं पे ये बयान में कहा है कि पीएम और जुडिशरी को इस लोकपाल बिल से बाहर करने में कोई बुराई नहीं है और समझौता किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा मैंने ये बात। मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या आपके लिए प्राइम मिनिस्टर का इसके नीचे होना और जुडिशरी का इसके अंतर्गत होना स्टिकिंग पॉइंट है। स्टिकिंग पॉइंट कहते हैं जिस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों मुद्दों के ऊपर बातचीत हो सकती है और अभी स्टैंडिंग कमेटी में हमारे साथी गए हैं, अन्ना हजारे और प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी। तो उन्होंने अपना मसविदा दे दिया है। सरकारी मसविदे को यदि स्टैंडिंग कमेटी वापस कर दे, रद्द कर दे, हमारे मसविदे पर विचार करे, तो हमारे मसविदे में ये सारी बातें हैं। लेकिन जिसको हम स्टिकिंग पॉइंट कहेंगे, सबसे ज़रूरी कहेंगे, वो है आम आदमी जिस भ्रष्टाचार से रोज़मर्रा दो चार होता है, परेशान होता है, वो हैं तहसीलदार, पटवारी, थानेदार, नीचे स्तर के लेवल के। तो उसको प्राथमिकता दे दीजिए, उसको प्रायोरिटी दे दीजिए, और बाकी इन मुद्दों के ऊपर हाँ स्टैंडिंग कमेटी यदि हमसे पूछेगी कि भाई आप इसको थोड़ा वो कर सकते हैं क्या, जैसे प्रधानमंत्री को हमने मांगा है जी अपने बिल में, वो कहेंगे कि जी कि नेशनल सिक्योरिटी के कई सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जी जिसको यदि हम दे दें प्रधानमंत्री को इसके नीचे तो देश की सुरक्षा को खतरा हो जाए। हम कहेंगे ठीक है, 1-2 चीज़ों को इसमें से निकाल दीजिए जी। वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को इसके अंदर रखते हैं तो हमारे संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ता है। और वो यदि सुझाव देते हैं कि भाई हमारा तो पहले से एक जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल पेंडिंग है स्टैंडिंग कमेटी में, तो हम उनको कहेंगे वो निकालिए, आइए उसके ऊपर पुनर्विचार कर लें और उसको मजबूत बना दीजिए। सचमुच का लगे कि इंडिपेंडेंट तो रहे वो, और लोकपाल के नीचे बेशक न रहे, लेकिन उसके नीचे उसके अंतर्गत इतने सख्त प्रावधान होने चाहिए कि कोई जुडिशरी का भ्रष्टाचार, बाकी चीज़ों पे हम नहीं पढ़ रहे, मिसकंडक्ट पर भी नहीं पढ़ रहे, हम केवल भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो उसकी ईमानदार जांच होनी चाहिए। ये यदि वो हमें संतुष्ट कर देते हैं कि हम इसके साथ ही उसको भी पास कर देंगे और उसमें ये सुधार ला के कर देंगे,
तो हम उसके लिए बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जी, ठीक है ना, उसमें हमारी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वर्ड मैंने यूज़ किया था। इंग्लिश में असल में करण थापर जी ने इंटरव्यू लिया और कुछ उनके अपने पूछने के अंदाज में और कुछ उसको लेकर के, और सभी मीडिया ने नहीं किया, अच्छे जो पत्रकार उन्होंने तो बिल्कुल सही रिपोर्टिंग की, उसमें कोई झगड़ा है। एक आधा अखबारों ने इस तरह की रिपोर्टिंग कर दी कि जैसे हम लोगों के आपस के मतभेद हो गए। बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है, हम पूरी ताकत से मिल करके संगठित होके बल्कि अपने दायरे को और बढ़ा रहे हैं, नए लोगों को भी साथ में ले रहे हैं। लेकिन आपका जो लोकपाल का जो बिल तैयार किया गया है, आपने जो तैयार किया है, क्या वो अभी इस निचले स्तर के जो भ्रष्टाचार के उसको कवर कर पाएगा? ये जैसे जो छोटा सा एक व्यक्ति है, एक आम आदमी है, थाने में जाता है या राशन की दुकान पर जा रहा है, वहाँ उसको सीधा सीधा सामना हो रहा है बहुत ही निम्न स्तर के भ्रष्टाचार से। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारा सारा जोर, जिसको हम कहते हैं सबसे ज़्यादा जोर है निचले स्तर के जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए है। और उसमें हमने हर तरीके से एक सिटीजन चार्टर, वो उसका प्रावधान रखा है अपने बिल में। और हमने कहा है कि एक आम आदमी को कोई भी काम कराने के लिए जाओ तो परेशानी होती है, समय पे काम होते ही नहीं जी। वो 10 दिन के अंदर यदि राशन कार्ड बनना है, 1 महीने में भी बनना है तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसको रिश्वत चाहिए, वो इधर उधर आपको चक्कर लगाएगा, आप परेशान हो जाओगे, ले भैया तू 100-200 रुपये ले, काम कर मेरा। तो ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि समय लिखा हुआ हो, चार्ट लगा हुआ हो हर दफ्तर के सामने, राशन कार्ड 1 महीने में, पासपोर्ट 2 महीने में, अमुक चीज़ 15 दिन में, उतने दिन में यदि उस अधिकारी का नाम लिखा हो, उसका मोबाइल नंबर हो कि ये अधिकारी, इसकी ये जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी है, यदि वो उतने दिन में काम कर देता है सबसे बढ़िया। उतने दिन में काम नहीं करता तो वही शिकायत जाएगी उसके जो मुखिया होगा उस विभाग का। वो मुखिया भी नहीं करता अपने निश्चित समय के अंदर, तब वो शिकायत जाएगी विजिलेंस ऑफिसर के पास जी। विजिलेंस ऑफिसर पूरी ताकत के साथ कोशिश करेगा कि उसको वो समय पे भी करवाए और वो जो मुखिया है उस विभाग का उसको दंड दे जी, जुर्माना लगाए। और वो जुर्माने की जो रकम है वो शिकायत करने वाले को, आपने राशन कार्ड चाहा, आपसे 100 रुपया मांग रहा था, अब हुआ क्या, सारी जांच के परिणाम स्वरूप आपको 1000 रुपया, उसके ऊपर जो जुर्माना लगा आपको मुआवजा मिला, टाइम पे काम भी हुआ, आपको लगेगा ये है सरकार जो काम करती है। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून में ऑलरेडी ये सब प्रावधान है, सजा के भी प्रावधान है, अकाउंटेबिलिटी भी, मतलब ये भी तय है कि भाई ये काम इतने दिन में निर्धारित होना चाहिए, लेकिन जहां हम इसको क्रियान्विति के तौर पे देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जब देखते हैं हम कानून का, तो वहां हमें नगर दिखता नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि व्यवस्था इस तरीके की है। कानून में नहीं है, कानून में हो करके क्यों नहीं लागू हो रहा? कई चीज़ें हैं कानून में, जैसे CBI है हमारे देश में, उसको सारे अधिकार हैं कि प्रधानमंत्री हो, चीफ जस्टिस हो, किसी की भी शिकायत की कोई जांच हो वो कर सकता है। आज CBI के पावर्स कम नहीं है जी, उसके चाबने के काटने के दांत कम नहीं है, लेकिन उसको क्या किया है, उसको उन्हीं नेताओं के या प्रधानमंत्री के नीचे रख दिया है जिसकी उनको जांच करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है ना। अब मैं अपने मातहत अधिकारियों को कहूँ भाई तुम मेरी जांच करो, मेरे खिलाफ आरोप आए हैं, हाँ तुम मेरी जांच करो, वो बेचारा कहेगा महाराज जी आप मेरी नौकरी आपके दया पर है, मेरी ट्रांसफ़र, मेरा प्रमोशन, मैं आपकी जांच कैसे करूँगा? अंदर ही अंदर वो मेरी स्वामी भक्ति करेगा, अर्थात मुझे किसी न किसी तरह से बचाने में उसकी ताकत लगेगी, मुझे फंसाने में नहीं लगेगी, जब तक उसकी नौकरी मेरे हाथ में है। कहने का मतलब हमने सबसे बुरा काम किया आज़ादी के बाद कि अपने देश में CBI जैसी चीज़ तो बनाई लेकिन उसको स्वतंत्र नहीं बनाया, स्वतंत्रता नहीं दी, है ना जी। अब देखिए कि देश में पहली बार हमारे कैबिनेट मिनिस्टर A राजा और उनकी बहन किसी रिश्ते ढंग से कनिमोजी और एक बड़े कांग्रेस के सांसद कलमाडी जी जेल में हैं। क्यों है जेल में? CBI ने तो जांच किया और उनको जेल में भिजवा दिया। क्या CBI औरों को भी भेज सकती थी? नहीं भेज सकती। क्यों नहीं भेज सकती?
इसलिए नहीं भेज सकती कि इनके मामले सुप्रीम कोर्ट में गए, सीएजी कमीशन में आया, शुंगलू कमेटी में आया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा तुम मेरी देखरेख में काम करोगे, प्रधानमंत्री के नहीं। समझ रहे ना, मॉनिटरिंग आज सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाता है, वही सीबीआई निष्पक्ष काम करती है। सुप्रीम कोर्ट बीच में से हट जाता है और प्रधानमंत्री का कार्यालय रह जाता है, तो सारी उसको इंस्ट्रक्शन, अरे भैया थोड़ा धीरे चलो, अपने लोग हैं, ये डीएम के इनकी सपोर्ट से तो सरकार चल रही है, या थोड़ा सा डिले कर दो, लंबा खींच दो, अगला चुनाव आ जाएगा।